हेलो फ्रेंड्स, 2 अप्रैल की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 14 न्यूज आइटम्स पिकअप की गई है, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज आइटम है ईडी क्रैक्स डाउन ऑन 300 शेल फर्म्स। सो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस के बारे में देखती है, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग होता है या फॉरेन एक्सचेंज वायलेशंस होते हैं, तो उसके अंदर ये इन्वेस्टिगेट करती है उस पर। और रिसेंटली इन्होंने सर्चेस किए, मतलब इन 300 ऑन 300 शेल कंपनीज। तो ये 110 लोकेशन है ऑल ओवर द कंट्री जहाँ पे ये शेल कंपनीज थी। शेल कंपनीज भी हमने कई बार डिस्कस किया। शेल शेल मतलब के कवर, तो खोखली कंपनी होती है, सिर्फ कवर होता है, दिखावे के लिए ये कंपनी होती है, उनका एक्चुअली फंक्शनिंग कुछ होता नहीं है। तो ये जनरली कंपनीज बनाई जाती है इलीगल एक्टिविटीज करने के लिए, तो जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग, फॉरेन एक्सचेंज वायलेशंस इनकी होते हैं। तो इस पे ही सर्चेस किए गए और इन्वेस्टिगेशन उस पे किया जाएगा, तो उस बारे में ये न्यूज है। तो ये शेल फर्म्स क्या करती थी कि बहुत सारा इम्पोर्ट्स बताती थी कि हम बहुत सारा इम्पोर्ट्स कर रहे हैं, तो वो इम्पोर्ट होता नहीं था एक्चुअली कुछ भी, लेकिन वो इम्पोर्ट कर रहे तो इसलिए पैसा इतना सारा पे करना होगा, तो वो इतने सारे पैसे बाहर भेजते थे। तो बेसिकली वही ये मनी लॉन्ड्रिंग और फॉरेन एक्सचेंज वायलेशन इसके थ्रू होते थे, तो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन अब किया जाएगा। फिर अगला न्यूज आइटम है वाइल्ड लाइफ एम्बुलेंस टू फिल अप वाटर होल्स। तो ये वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है केरला में। यहाँ पे साउथ में हम देख रहे हैं ड्रॉट लाइक कंडीशन है फिलहाल, तो वाटर डेफिशिएंसी हो रही है। तो यहाँ पे एनिमल्स के लिए भी पानी नहीं है और यहाँ पे पॉन्ड्स ड्राई अप हो गए हैं। तो अब यहाँ पे ये एम्बुलेंस यूज किया जा रहा है वाटर लाने के लिए। तो पानी यहाँ पे पॉन्ड्स में भरा जा रहा है ताकि एनिमल्स को समर में पानी मिले। तो यहाँ पे वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से जो मेजर रिवर्स भी फ्लो होती है, नुगु, कलिंदी, बावली, ये भी सब ड्राई हो गई है। तो वही इस बारे में काफी बार यूपीएससी में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह पे सवाल आते ही है। इवन रिवर्स विच फ्लो थ्रू देम, ऐसे करके भी सवाल आते हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। फिर अगला न्यूज आइटम है मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर दोज सफरिंग फ्रॉम ऑटिज्म। तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, फिलहाल इसको इवन राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज बिल जो है 2016 का, उसमें भी इसको इंक्लूड किया गया है, इसलिए इस बारे में पता होना जरूरी है। तो ये स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, स्पेक्ट्रम मतलब पूरा रेंज है, मतलब जो लोग इससे सफर करते हैं वो कम से कम अफेक्टेड हो सकते हैं या बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो सकते हैं, तो पूरे स्पेक्ट्रम में इसका इफेक्ट आता है। और इसमें बेसिकली जो अफेक्ट होता है ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर ही है। तो ये 3 एरियाज में इफेक्ट होता है इसका, सोशल सोशल रिलेशंस बनाने में, कम्युनिकेशन, स्पीच लैंग्वेज में, और मूवमेंट में, मसल टोन वगैरह में इनको दिक्कतें आती है। तो ये जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में जो लोग हैं उनके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग किया जा सकता है, उनको उनके स्पेसिफिक जो ट्रेड्स है, उनकी उनकी जो काबिलियत है, उनकी जो यूनिक पॉइंट्स है, तो वो रिपीटेटिव बिहेवियर वगैरह उनका जो होता है, तो उस हिसाब से इनको वो वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा सकती है, जैसे कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वगैरह, जिनमें ये एक्सपर्टीज ला सकते हैं। तो वो यहाँ पे डिस्कस किया गया है। फिर अगला न्यूज आइटम है सिविल मिलिट्री पैरिटी रोड टू एंड। तो ये सिविल और मिलिट्री रैंकिंग्स के ऊपर, डेजिग्नेशंस के ऊपर जो इक्विटी लाने की कोशिश, रैंक इक्वलाइजेशन लाने की कोशिश की गई है। तो ये रैंक इक्वेशन पे मिलिट्री साइड को दिक्कतें हैं, दे आर रेजिंग द ऑब्जेक्शंस। तो ये फाइनेंस, ये जो डिफेंस मिनिस्टर ने अक्टूबर 2016 में ये रैंक इक्वेशन के ऊपर एक ऑर्डर इशू किया था, तो उसके अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपना ग्रीवांसेस रेस कर रहे हैं और डिसप्लेजर रेस कर रहे हैं। तो इस वजह से अब इसके ऊपर 3 मेंबर कमेटी अपॉइंट की गई है, तो वो इस ऑर्डर के बारे में डिटेल में देखेगी और आगे अपना रिपोर्ट देगी। तो वही है कि ये अब रिपोर्ट आने वाली है। तो यही था कि प्रिंसिपल डायरेक्टर इक्विवेलेंट टू मेजर जनरल, डायरेक्टर इक्विवेलेंट टू ब्रिगेडियर, जॉइंट डायरेक्टर इक्विवेलेंट टू कर्नल, ऐसे करके ये अक्टूबर 2016 का डिफेंस मिनिस्ट्री का ऑर्डर था। पर वो कह रहे हैं कि ये जो पहले ऑर्डर्स आ चुके हैं, जो जुडिशियल कोर्ट ऑर्डर्स है, रिपोर्ट्स है पहले की, उसमें जो रैंकिंग्स है वगैरह वो अलग है, तो ये अब अलग है, तो इसलिए वो उनको उसमें प्रॉब्लम्स वो अपने रेस कर रहे, इश्यूज रेस कर रहे। फिर अगला न्यूज आइटम है गांधी सत्याग्रह सेंटेनरी इन चंपारण। तो चंपारण सत्याग्रह जो महात्मा गांधी ने 1917 में बिहार में यहाँ पे किया था, उसको 100 साल पूरे हुए, तो बिहार गवर्नमेंट इसका सेलिब्रेशन करेगी, ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन होगा। गांधी स्मृति यात्रा निकाली जाएगी जो चीफ मिनिस्टर मिस्टर नीतीश कुमार खुद सेट ऑफ करेंगे अप्रैल 15 को।
तो इस बारे में ये है। इवन गांधी सर्किट करके ट्रेन रूट ऐसे प्रपोज की जा रही है टूरिज्म डिपार्टमेंट से, इसके बारे में भी नो डिमांड किया जा रहा है कि जो इनिशिएटिव लिया गया था और जो पैसा इयरमार्क किया गया था अब वो रिलीज भी किया जाए, क्योंकि फंड अब तक आया नहीं है। इवन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसको स्पेशल पैकेज को अनाउंस किया था असेंबली इलेक्शंस के टाइम पे बिहार में, तो वो उस बारे में है। और ये चंपारण सत्याग्रह बेसिकली था इंडिगो फार्मर्स के लिए। तो जब गांधी जी ने अपना सत्याग्रह साउथ अफ्रीका में सक्सेसफुली कंप्लीट किया था और जब वो इंडिया आए थे तो इंडिया में उन्होंने पहले देश का एक टूर करने का सोचा था। तो उनको यहाँ बिहार चंपारण में बुलाया गया था, क्योंकि यहाँ जो इंडिगो फार्मर्स थे, तो ये इंडिगो क्रॉप है, तो इसका जो कलर डाई के लिए यूज किया जाता है उसके लिए वो काफी डिमांड में था वर्ल्ड वाइड। तो ये इंडिगो क्रॉप्स बहुत प्रॉफिटेबल थे, तो यहाँ पे यूरोपियन प्लांटर्स आके सेटल हो गए थे और वो इंडिगो क्रॉप्स करके बहुत प्रॉफिट कमाते थे ट्रेड से, मतलब एक्सपोर्ट करके। तो अब इंडिगो डाइज की जगह पे सिंथेटिक डाइज आ गई थी, जर्मन सिंथेटिक डाइज, तो उस वजह से इंडिगो का डिमांड कम हो गया था। पर ये प्लांटर्स अभी भी वहां पे इंडिगो प्लांट करते थे और जो उनको नुकसान हो रहा था उसके लिए वो फार्मर्स से इलीगल ड्यूज लेते थे, एक्सट्रैक्ट करते थे रेंट्स वगैरह, तो अपना प्रॉफिट कंपेंसेट करने के लिए। तो यहाँ पे फार्मर्स का कंडीशन बहुत बुरा था। इवन उन 3 कथिया सिस्टम था यहाँ पे, मतलब 3/20 पार्ट जो लैंड का है इतने हिस्से में, 3 कथिया हिस्से में उनको इंडिगो ग्रो करना कंपलसरी था। तो वही है। तो महात्मा गांधी जब यहाँ पे आए इनविटेशन पे, तो उनके ऊपर ऑर्डर लाया गया, गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया कि वो ये रीजन में एंटर ना करें। तो उन्होंने वो ऑर्डर को रिफ्यूज किया मानने से और वो यहाँ आए, उन्होंने फार्मर्स की प्रॉब्लम सुनी और डिमांड किया कि इसको अबॉलिश किया जाए 3 कथिया सिस्टम को। तो ये जो उन्होंने ऑर्डर नहीं माना, तो इसको सिविल ऑर्डर था, तो सिविल ऑर्डर नहीं मानना इसलिए इसको इवन सिविल डिसोबीडियंस कहा जाता है। महात्मा गांधी फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन इंडिया, ऐसे करके चंपारण सत्याग्रह को कहा जाता है। फिर इंक्वायरी कमेटी सेटअप की गई जिसमें महात्मा गांधी जी भी साथ में थे, और ये कमेटी ने देखा कि हाँ 3 कथिया सिस्टम अबॉलिश करना चाहिए, और ये अबॉलिश किया गया। और कुछ सालों में सारे ये यूरोपियन प्लांटर्स भी यहाँ से चले गए। तो ये सक्सेसफुल रहा था चंपारण सत्याग्रह। तो इस बारे में ये है। और बाकी बिहार में अभी पिछले कई महीनों में और भी इवेंट सेलिब्रेट हुए, जैसे कि प्रकाश पर्व, ये भी हमने न्यूज में डिस्कस किया था। प्रकाश पर्व जो सिख रिलेटेड है, तो ये 350th प्रकाश पर्व था। तो ये एक्चुअली बर्थ एनिवर्सरी है 10th सिख गुरु की, गुरु गोबिंद सिंह। तो गुरु गोबिंद सिंह जी यहाँ पटना में पैदा हुए थे, तो इसीलिए यहाँ पे ये प्रकाश पर्व मनाया जाता है, 350th एनिवर्सरी थी, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर काल चक्र पूजा, ये है काल चक्र मतलब व्हील ऑफ टाइम, समय का चक्र। तो ये इसकी पूजा भी होती है। ये वज्रयाना जो सेक्ट है बुद्धिज्म का, उसमें ये की जाती है, तो ये भी बोध गया में की गई थी। फिर इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव था राजगीर में, नालंदा में। तो ये सारे इवेंट्स भी सेलिब्रेट हुए बिहार में। फिर अगला न्यूज आइटम है आईएससी रिसर्चर्स इको फ्रेंडली वे ऑफ रिसाइकलिंग ई वेस्ट। तो ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को रिसाइकल करने के लिए ये यूनिक तरीका साइंटिस्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के रिसर्चर्स ने लाया है। तो उन्होंने ई वेस्ट को पूरा क्रश कर दिया, तो क्रश करके इतना नैनो साइज पार्टिकल्स उसके कर दिए। तो ये क्रश नैनो साइज पार्टिकल्स पे एकदम कम टेम्परेचर्स पे किया गया, -50 to -150 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब एकदम ठंडे इतने टेम्परेचर्स पे। तो इसमें क्या होता है कि पूरे जो पार्टिकल्स है, ई वेस्ट जो है कंटेंट, वो सारा फिजिकली रिड्यूस हो जाता है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट फेजेस में। तो अब इसको इजीली सेपरेट किया जा सकता है, केमिकल्स यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इवन जो ना रिएक्शंस किए जाते हैं ई वेस्ट निकालने के लिए, तो उसमें काफी सारा टॉक्सिक गैस वगैरह एमिट होता है, तो वो सारा भी नहीं होगा। तो ये एक नॉवेल तरीका उन्होंने ढूंढा है ई वेस्ट को रिसाइकल करने के लिए। तो ई वेस्ट काफी जनरेट होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम कहता है कि 50 मिलियन टन ई वेस्ट जनरेट होता है हर साल पूरी दुनिया में। तो इसको रिसाइकल करना एक इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है और ये एक तरीका लाया गया है। फिर अगला न्यूज आइटम है हेपेटाइटिस लिंक्ड टू पार्किंसंस रिस्क। तो ये एक स्टडी की गई जिसमें ये पता चला है कि हेपेटाइटिस बी और सी, तो ये हेपेटाइटिस बी सी वायरस से होते हैं, ये लिवर को अफेक्ट करते हैं। तो ये जब डिजीजेस होती है तो इसकी वजह से पार्किंसंस डिजीज का रिस्क बढ़ जाता है, ऐसे एक स्टडी में सामने आया। तो स्टडी तो इम्पोर्टेंट हमारे लिए नहीं है, पर ये हेपेटाइटिस बी और सी क्या होता है और पार्किंसंस डिजीज क्या होती है वो पता होना जरूरी है। तो ये लिवर का अफेक्ट करते हैं और ये स्प्रेड होते हैं, वायरल है, स्प्रेड होता है ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स कांटेक्ट से।
तो ब्लड बॉडी फ्लूइड कांटेक्ट से हेपेटाइटिस बी स्प्रेड होता है, हेपेटाइटिस सी ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट से स्प्रेड होता है। तो मतलब ये ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स कांटेक्ट मतलब अनप्रोटेक्टेड सेक्स या गेटिंग अ टैटू या तो अनस्टेरिलाइज्ड टूल्स यूज करने से, रेजर्स, नीडल्स, टूथब्रशेस शेयर करने से ये इन्फेक्शन होता है। और हेपेटाइटिस सी जो है ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट होता है, मतलब नीडल्स, रेजर्स, टूथब्रशेस शेयर करने से ये हेपेटाइटिस सी भी होगा। फिर पार्किंसंस डिजीज जो है ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। तो यहाँ पे जब न्यूरॉन्स, जो नर्व सेल्स होते हैं न्यूरॉन्स, उसमें जब ये ट्रांसमिशन किया जाता है न्यूरॉन्स के थ्रू, तो ये यहाँ पे डोपामाइन केमिकल प्रेजेंट होता है। तो ये डोपामाइन जब कम हो जाता है तो ये पार्किंसंस डिजीज ऑनसेट होती है। तो ये मूवमेंट में डिसऑर्डर्स हो जाते हैं इसमें। तो ये जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो सारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं बॉडी को कि कैसे मूवमेंट क्या होना है। तो पार्किंसंस डिजीज का एक स्पेसिफिक फीचर है कि शेकिंग होती है, बॉडी शेक होती है। तो जनरली ओल्ड एज में होता है, 60 इयर्स के बाद ये पाया जाता है पार्किंसंस डिजीज, जो न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, मूवमेंट डिसऑर्डर। फिर अगला न्यूज आइटम है एल्गे ब्लूम। तो एल्गे ब्लूम मतलब बहुत सारा एल्गे ग्रो हो गया है। तो ये एल्गे ब्लूम फिलहाल पाया गया है गल्फ ऑफ ओमान में। तो ये स्प्रेड हो रहा है, बहुत ज्यादा हो गया है, मेक्सिको की साइज जितना यहाँ पे पूरा एल्गे ब्लूम हो गया है। तो इवन ये होता क्यों है, क्योंकि जो रन ऑफ आता है पानी यहाँ पे वाटर बॉडीज में फ्लोइन होता है, तो ये जब फार्म से आता है या इंडस्ट्रीज से आता है तो इसके अंदर फार्म्स में जैसे केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज किया जा रहा है, तो ये वगैरह से जो रन ऑफ आता है तो इसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं न्यूट्रिएंट्स जैसे कि फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम, इस वजह से एल्गे का ग्रोथ बढ़ जाता है, उनके लिए न्यूट्रिएंट है। तो जब एल्गे ग्रोथ बढ़ जाता है तो सारा ऑक्सीजन वही ले लेते हैं, तो उसकी वजह से बाकी मरीन लाइफ नहीं सर्वाइव कर पाती और इवन ये टॉक्सिक एमिशंस करते हैं जिस वजह से एनिमल्स फिर नहीं रह पाते। लेकिन ये जो अमोनिया वगैरह जो एक्सक्रीट होता है उस वजह से रात के समय ये वाटर बॉडी भी ग्लो करती है, बायोल्यूमिनेसेंस आता है। तो वो एक एस्पेक्ट तो है, पर ये टॉक्सिक है, तो इवन ह्यूमंस कंजम्पशन के लिए फिर ये वाटर सही नहीं रहता है। तो ये एल्गे ब्लूम का प्रॉब्लम हम देख रहे हैं फिलहाल गल्फ ऑफ ओमान में। तो इसको हाइपोक्सिया कहते हैं, जब वाटर बॉडी में वाटर ऑक्सीजन कंटेंट कम हो जाता है तो ये डेड जोन हो जाता है, तो मरीन एनिमल्स को भी अफेक्ट होता है। तो ये है गल्फ ऑफ ओमान, आप देख सकते हैं ये वेस्ट एशियन नेशन है, सऊदी अरेबिया, ये ओमान। तो यहाँ ये गल्फ ऑफ ओमान, अरेबियन सी, इंडिया इज जस्ट अक्रॉस यहाँ पे। फिर अगला न्यूज आइटम है हेल्प फॉर हंगुल। तो हंगुल जो है ये डियर स्पीशीज है जो कश्मीर में पाई जाती है। तो ये दचिगम नेशनल पार्क कश्मीर में जो है वहां पे ये अब सिर्फ 186 अवेलेबल है, हंगुल डियर अभी प्रेजेंट है। तो 1900s में ये 5000 इनका पॉपुलेशन था, लेकिन अब काफी कम हो गया है। तो इसके लिए ह्यूमन इंटरवेंशन जो है वही यहाँ पे कॉज है। तो यहाँ पे शीप ब्रीडिंग फार्म है दचिगम नेशनल पार्क के अंदर। फिर यहाँ पे गोल्फ कोर्स है जस्ट अक्रॉस द पार्क, नेशनल पार्क। फिर यहाँ पे इवन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज की जा रही है, फैक्ट्री सेटअप की गई है, तो उस वजह से यहाँ दचिगम नेशनल पार्क के एनिमल्स को भी अफेक्ट होता है। तो अब गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ले रही है, इवन शिप ब्रीडिंग फार्म को पार्क के अंदर से शिफ्ट किया जाएगा। तो ये इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। फिर अगला न्यूज आइटम है केन बेतवा, फॉरेस्ट बॉडी फॉर लोअरिंग डैम हाइट। तो ये फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर। इन्होंने कहा है कि केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट जो है उसके अंदर जो ये धौदान डैम प्रपोज किया जा रहा है उसकी हाइट कम की जाए, तो एटलीस्ट 10 मीटर से कम की जाए या तो कम से कम 5 मीटर से कम की जाए। तो ये उनका सजेशन है। तो ये केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट हम कई बार न्यूज में डिस्कस कर चुके हैं, कई महीनों से ये चल रहा है। तो ये केन रिवर है और बेतवा रिवर है, यहाँ केन और बेतवा। तो ये उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड रीजन में यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज आएंगी यूपी एमपी में। तो ये आप देख सकते हैं पन्ना नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में जिसके थ्रू ये केन रिवर फ्लो करती है। तो यहाँ केन रिवर से ये वाटर बेतवा में रीच होगा ये कनाल के थ्रू। तो यहाँ धुआंधार डैम बनाया जा रहा है, तो उस वजह से ये पन्ना नेशनल पार्क में अराउंड 6221 हेक्टर्स जो लैंड है वो पानी से भर जाएगा, इनंडेट हो जाएगा। तो ये मतलब जब मैक्सिमम कैपेसिटी पे होगे तो ये उसकी इनंडेशन मतलब यहाँ से वो एरिया लेना पड़ेगा डैम के लिए। तो ये जो है इसमें से 4141 तो कोर फॉरेस्ट एरिया है। तो इतना ज्यादा इनंडेशन ना हो इसलिए फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी कह रही है कि ये डैम की हाइट कम की जाए, तो एटलीस्ट 10 मीटर नहीं तो 5 मीटर कम की जाए। तो वो एक्चुअली पहले भी वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री ने कह चुकी है कि ये डैम हाइट कम करेंगे तो पूरा प्रोजेक्ट वायबल नहीं रहेगा।
तो अब क्या इसका आगे डेवलपमेंट होगा वो हम देखेंगे। तो ये प्रोजेक्ट के ऊपर कई सारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने ऑलरेडी अप्रूवल दे चुकी है, जैसे नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ से इनको अप्रूवल मिल चुका है, एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी थी उनका भी अप्रूवल इन्होंने ले लिया है। तो अब देखेंगे कि क्या आगे स्टेप्स लिए जाएंगे, तो ये न्यूज में रहेगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये केन और बेतवा दोनों रिवर्स आप देख सकते हैं, ये यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरीज है, तो ये केन रिवर यहाँ से फ्लो होती है और बेतवा यहाँ। फिर अगला न्यूज आइटम है, इंडिया नीड्स $646 बिलियन इन इंफ्रा इन 5 years, फाइनेंस मिनिस्टर। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में काफी डिमांड है और हमको यहाँ इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो ऑलरेडी न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है, जो ब्रिक्स बैंक जिसको पहले कहा जाता था, तो ये ब्रिक्स नेशंस इसको सपोर्ट करते हैं, 5 ब्रिक्स नेशंस ही फिलहाल इसमें मेंबर्स है। तो यहाँ इनके साथ हमने पहला लोन अग्रीमेंट साइन किया है जो मध्य प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट रोड्स फंड कर रहे हैं। तो ये एक प्रोजेक्ट तो फाइनलाइज हुआ है, पर फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर अरुण जेटली कह रहे हैं कि हमारे और भी प्रोजेक्ट्स प्रपोजल से हमको बहुत सारा फंडिंग चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स उन्होंने प्रपोज किया है $2 बिलियन वर्थ के। तो वो कह रहे हैं कि अगले 5 सालों में हमको 43 लाख करोड़, मतलब ये $646 बिलियन हमको लगेंगे। 70% जो पावर सेक्टर, रोड्स, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि न्यू डेवलपमेंट बैंक काफी सारे प्रोजेक्ट्स हमको सपोर्ट कर सकती है, फंड कर सकती है, जैसे कि स्मार्ट सिटीज, रिन्यूएबल एनर्जी, अर्बन ट्रांसपोर्ट, मेट्रो रेल्स, क्लीन कोल टेक्नोलॉजी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, अर्बन वाटर सप्लाई एक्सेट्रा। इवन न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो प्रेसिडेंट है वो इंडियन है, केवी कामत। तो यहाँ पे वही प्रपोजल्स अब लाए जा रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग किया जाए। और फाइनेंस मिनिस्टर ये भी कह रहे हैं कि न्यू डेवलपमेंट बैंक है जो वो लीनर है, मतलब कम मेंबरशिप है कहीं नहीं, तो इसके पास ये बाकी मल्टीलैटरल लेंडर्स से ज्यादा इनको फास्टर अप्रेजल करना चाहिए, लोन्स अप्रेजल भी, और चीपर रेट्स पे लोन्स देना चाहिए, ताकि बाकी जो डेवलपमेंट बैंक से एस्टैब्लिश डेवलपमेंट बैंक जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक वगैरह, ईयू की भी बैंक है, तो ये सारे अपने मॉडल को रिविजिट करेंगे, इतना हाई कॉस्ट पे क्यों ये लोन्स देते हैं। तो ये फाइनेंस मिनिस्टर ये भी स्टेटमेंट दे रहे। फिर अगला न्यूज आइटम है, न्यू स्कीम फॉर पावर लूम्स अनवील्ड। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम फॉर पावर लूम सेक्टर डेवलपमेंट अब लॉन्च की गई है। तो इसके अंदर 9 कंपोनेंट्स है, इसमें से 7 जो कंपोनेंट्स ऑलरेडी स्कीम्स है पावर लूम के लिए वो है, और 2 नए कंपोनेंट्स है, प्रधानमंत्री क्रेडिट स्कीम फॉर पावर लूम और सोलर एनर्जी स्कीम फॉर पावर लूम्स। तो ये अब लॉन्च की जा रही है। तो यहाँ पे सब्सिडी दी जाती है पावर लूम सेक्टर के लिए। पुरानी भी जो है तो यान बैंक करके एस्टैब्लिश किया गया, इन सिटू अपग्रेडेशन ऑफ प्लेन पावर लूम्स, फिर ग्रुप वर्कशेड स्कीम वगैरह है, तो इसके अंदर सब्सिडीज दी जाती है। तो ये सारे 9 कंपोनेंट्स जो उसके बारे में भी यहाँ लिखा गया है, इतना डिटेल में आपको करने की जरूरत नहीं है, पर एटलीस्ट यू शुड हैव एन आइडिया। तो ये प्रधानमंत्री क्रेडिट स्कीम जो है, तो क्रेडिट भी इसके अंदर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंदर ही दिया जाता है। फिर इवन वुमेन, SC ST इनके लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए यहाँ पे इनिशिएटिव भी दिया गया, असिस्टेंस दिया गया अंडर स्टैंड अप इंडिया स्कीम। तो वही है, ये पावर लूम सेक्टर के लिए भी यूज किया जा रहा है, सब्सिडीज और फंडिंग एज सच। फिर ये सोलर एनर्जी स्कीम है, तो ऑन ग्रिड या ऑफ ग्रिड सोलर फोटोवोल्टाइक प्लांट्स पावर लूम यूनिट्स के लिए एस्टेब्लिश करने के लिए यहाँ पे इंसेंटिव दिया जाएगा, असिस्टेंस दिया जाएगा, सब्सिडी, उस बारे में ये। फिर अगला न्यूज आइटम है, India's external debt eases to $456 billion in December। तो मार्च 2016 से अगर दिसंबर 2016 में कंपेयर किया जाए तो एक्सटर्नल डेट कम हुआ है। पर एक्सटर्नल डेट क्यों कम हुआ है? मेजरली बिकॉज NRI डिपॉजिट्स जो थी, तो डिपॉजिट्स भी हमारे ऊपर डेप्थ ही होता है, क्योंकि वो रिटर्न जब रिडीम की जाएगी तो उसका रिडेम्पशन हुआ है NRI डिपॉजिट्स का, FCNR डिपॉजिट्स जो थी, इसलिए। और इवन कमर्शियल बोरिंग्स कम हो गई है। तो जो कमर्शियल बोरिंग्स मींस प्राइवेट सेक्टर में अभी लल है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इतना आ नहीं रहा है, तो वो बोरिंग्स इतनी कर नहीं रहे। तो जब बोरिंग्स करेंगे तो वो भी हम पे डेप्थ ही होता है, एक्सटर्नल डेट होता है। तो ये एक्सटर्नल डेट इस मेन रीजन की वजह से कम हो गया है, डिक्लाइन हो गया। फिर अगला न्यूज आइटम है, द लास्ट वन, Is land loss to help tackle climate change। तो ये अब टी बोर्ड को सजेशन आ रहा है कि इरिगेशन अब बहुत जरूरी हो गया है टी सेक्टर में, क्योंकि पहले टी सेक्टर में जो लैंड एस्टेट्स है यहाँ पे टी के, तो वहां पे जो
था, क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट इतना नहीं था, तो वाटर रेनफॉल वगैरह सही था, तो यहाँ पे टी ग्रो होता था। अब इरिगेशन काफी इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि टेम्परेचर चेंजेस हो रहे हैं, रेनफॉल एरेटिक हो रहा है, कभी भी कम ज्यादा होती है, एक्सट्रीम कंडीशंस होते हैं, कभी फ्लड्स होते हैं, कभी ड्रॉट्स होते हैं। तो इस वजह से इरिगेशन अब काफी जरूरी हो गया है। और जो ये टी एस्टेट्स है, हमने पहले भी देखा है, सिक टी एस्टेट्स है, वहाँ पे इवन वर्कर्स सफर कर रहे हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि लैंड लॉ जो है वहाँ पे, स्टेट के लिए लैंड लॉ, उसको मॉडिफाई करना चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें इंटरवीन करे या मॉडिफिकेशंस लाए, तो उस वजह से यहाँ पे लैंड यूज पैटर्न के अंदर जो चेंजेस लाना है, जैसे कि चेक डैम्स बनाने हो या पॉन्ड्स बनाने हो प्लांटेशन एरियाज में, तो वो अलाउ किया जाए। तो ये एक प्रपोजल वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रहे हैं। तो यही न्यूज आइटम्स है। थैंक यू।